ओके ठीक है भैया। अपना कल क्या संयुक्त परिवार खत्म हो गया था, नातेदारी भी खत्म हो गया था, है ना, नातेदारी भी हो गया था ना। वंश आज का टॉपिक है, वंश। अंग्रेजी में इसको अपन डिसेंट या डिसेंसी बोलते हैं, डिसेंट या लीनिएज बोलते हैं, लीनिएज। वंश से जुड़ा हुआ शब्द है वंश क्रम। नोट ले लेना कल का जो भी है नातेदारी वगैरह वाला, या अभी मिल जाएगा थोड़ी देर में, है ना। तो वंश को अपन क्या बोल रहे हैं, अच्छा जो वंश है ये कुछ अलग नहीं है। जो नातेदारी है, नातेदारी में ही जनरली इसको नातेदारी में ही पढ़ लिया जाता है ना। जैसे नातेदारी को हमने क्या बोला था, सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है, यही बोला था नातेदारी को ना। तो वंश भी तो सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है, मतलब नातेदारी का ही स्पेसिफिक प्रकार है। वंश हो गया, गोत्र हो गया, ये नातेदारी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। लेकिन इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है। जैसे हमने नातेदारी में क्या देखा था, नातेदारी दो आधारों पर बन रही थी। नातेदारी दो आधारों पर बन रही थी ना। नातेदारी बन रही थी एक रक्त के आधार पर, है ना, और विवाह के आधार पर। मेजरली दो प्रकार से बन रही थी। लेकिन जो वंश है, वंश केवल इधर इधर चलेगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब सास ससुर वंश में शामिल नहीं होते। बात क्लियर है ना ये वाला। तो मतलब ये नातेदारी का ही एक स्पेसिफिक प्रकार है। जनरली इसको नातेदारी के कैटेगरी में ही पढ़ लिया जाता है, अपने को अलग अलग लिखा है। चलो ठीक है। तो होता क्या है वंश, डिसेंट बोलते हैं या लीनिएज बोलते हैं, है ना। अंग्रेजी में या तो डिसेंट बोला जाएगा, है ना, या लीनिएज बोला जाएगा। अगर ऐसा कोई शब्द आए तो आपको, है ना, लीनिएज, है ना। वंशक्रम, वंश या वंशक्रम एक ही बात है, ठीक है ना। वंश क्रम की अगर हम बात करें तो वो पूरे क्रम रेखा की बात करता है ना। तो एक ही चीज है वो, ठीक है। तो डिसेंट, लीनिएज ऐसा बोल सकते हैं अपन। हमने बोला कि यह क्या है, सामाजिक व्यवस्था। ऐसा बोलने में कोई समस्या है क्या, नहीं, सामाजिक व्यवस्था। लेकिन सामाजिक व्यवस्था में क्या, हमने अभी अभी बताया, है ना। तो एक पक्ष को लेती है केवल, है ना, या हम बोल सकते हैं रक्त संबंधों को लेती है, रक्त संबंधों को लेती है, ठीक है, या समरक्तता को ध्यान में रखती है, अपना रक्त। और किससे जोड़ती है व्यक्ति को किससे जोड़ती है, पूर्वज से जोड़ती है, पूर्वजों से जोड़ती है, व्यक्ति को जोड़ती है पूर्वजों से। लेकिन पूर्वज कौन से, वे पूर्वज जो हमको ज्ञात हो, वे पूर्वज हमको ज्ञात हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वंश की जो व्यवस्था है उसमें वह एक वंश के जो सारे लोग होते हैं वो अपने आप को एक ज्ञात पूर्वज की संतान मानते हैं, ठीक है। जैसे परीक्षित के पिता अभिमन्यु के पिता अर्जुन के पिता पांडु के पिता विचित्रवीर्य के पिता शांतनु, ठीक है। पता है, ये हो गया वंश क्रम, ठीक है। अपने को एक एक ज्ञात है, ठीक है। और जब हम गोत्र की बात करेंगे तो उसमें ऐसा ज्ञान होना आवश्यक नहीं, उसमें काल्पनिक पूर्वज भी आ जाते हैं, ठीक है, उसको हम आगे समझेंगे। लेकिन इसमें पूर्वज कैसे होंगे, ज्ञात पूर्वज। मतलब चाहे वो अभिमन्यु या पांडवों के 5 पुत्र हो, सबके सब शांतनु को अपना पूर्वज मानेंगे कि नहीं मानेंगे, हाँ, जितने भी है। सारे कौरव भी शांतनु को अपना पूर्वज मानेंगे, सारे पांडव भी शांतनु को अपना पूर्वज मानेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, ज्ञात है, और एक पूर्वज को अपना क्या मानते हैं, एक व्यक्ति को अपना पूर्वज मानते हैं। बात क्लियर हो गई। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि वंश एक सामाजिक व्यवस्था है, वंश एक सामाजिक व्यवस्था है जो समरक्तता या रक्त संबंधों पर आधारित होती है, जिसके लोग किसी एक ज्ञात पूर्वज को, किसी एक ज्ञात व्यक्ति को अपना पूर्वज मानते हैं या उससे अपना संबंध जोड़ते हैं। बात क्लियर हुई है, ठीक है। एक परिभाषा पे चर्चा कर लेंगे। थियोडोरसन, है ना, थियोडोरसन नाम याद रखना, थियोडोरसन लिखी हुई भी मिल जाएगी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। थियोडोरसन
ऐसी ही कुछ बात थियोडोरसन ने भी की है। थियोडोरसन ने बोला कि वंश एक पक्ष है ना, इस समरक्तता वाला समूह है। समरक्तता समझ रहे हैं ना, समान रक्त, समरक्त वाले व्यक्तियों का समूह है। एक पक्षीय समरक्तता वाले व्यक्तियों का क्या है, समूह है, जिसके सदस्य अपनी उत्पत्ति किसी ज्ञात पूर्वज से लगाते हैं। हमने अभी यही बात की, ठीक है, इन्होंने भी ऐसी बात की, ठीक है। और अपने को एक ही परिभाषा ध्यान में रखना है। तो कौन कौन सी बात की थियोडोर ने क्या क्या बोला, एक पक्ष की बात की है ना, और क्या बात की, समरक्तता समूह की बात की, समरक्तता की बात की, और क्या बात की, ज्ञात पूर्वज। हमने भी पहले भी यही बात की। अच्छी डेफिनेशन है, पूरा अर्थ दे रही है, तो अपने को यही डेफिनेशन याद रखना है, एक डेफिनेशन, इससे काम चल जाएगा, एज इट इज आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा, ये थियोडोर की डेफिनेशन आपके नोट्स में। डन है, वंश समझ में आया, ज्ञात पूर्वज का होना आवश्यक है, उससे रक्त संबंध, रक्त जुड़ा होना आवश्यक है, आप उसके डायरेक्ट डिसेंडेंट होना जरूरी है, तब हम कहेंगे कि हम एक वंश के। डन है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसी को लेते हैं, इसी के बेसिस पे कुछ विशेषता निकालने की कोशिश करते हैं। जो हमने बातें की उसी के बेसिस पे कुछ विशेषताएं निकल जाएंगी, है ना। तो क्या क्या विशेषता निकली भाई, समरक्तता निकल गया, है ना, रक्त संबंध निकल गया। दूसरा समान पूर्वज या एक पूर्वज बोलो या समान पूर्वज बोलो, और वो एक पूर्वज भी कैसा, ज्ञात पूर्वज, कोई काल्पनिक पूर्वज नहीं, समझ में आ रहा है ना, ज्ञात पूर्वज। ये बार बार मैं इस चीज पे फोकस क्यों कर रहा हूं, ज्ञात पूर्वज। देखो, जब हम गोत्र की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारा गोत्र विश्वामित्र है, कौंडिन्य है, शांडिन्य है, ऐसे बात करते हैं, तो हमको वहां तक कोई वंशक्रम पता नहीं होता कि वहां तक कैसे जाए। आपने मान लिया कि वो ऋषि अपना पूर्वज है, उससे गोत्र बना, ठीक है। कोई हो सकता है कि किसी को ज्ञात भी हो सकता है, किसी को ज्ञात नहीं भी हो। जैसे अभी अगर आपको आपका गोत्र ज्ञात नहीं है, पंडित के पास में जाओगे कि बोलोगे कि यार मुझे मेरा गोत्र ही नहीं पता, शादी होने वाली है, तो वो पंडित आपको एक गोत्र उठा के दे देगा। गोत्र की व्यवस्था ये है, लेकिन वंश में ऐसा नहीं हो सकता। आप जाओ कि मेरा वंश पता नहीं है, तो कोई आपको वंश उठा के दे नहीं सकता है, उसमें आपको जानकारी आवश्यक है। इसीलिए इसका लिखित इतिहास रखा जाता है। जो जितने भी क्या ये हरिद्वार, यहाँ पर सब लिखित पंडा लोग जो सब लिख के रखते हैं, या भाटों की व्यवस्था होती है जो 12 सालों में एक बार विजिट करते हैं और आपको आपकी एंसेस्ट्री सुनाते हैं, भाई ये थे, इनके पुत्र ये थे, सारे उनके पास में लिखा हुआ चिट्ठा होता है। अगर किसी को ज्ञात नहीं हुआ तो घर पे जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। हर समाज में तो नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे समाजों में ऐसा होता है। 12 सालों में एक बार आते हैं, जो बच्चे पैदा हुए उनके नाम भी लिख के ले जाते हैं, किसी की शादी हुई है तो उसका भी लिख के ले जाते हैं। फिर 12 साल बाद आएंगे, जितने पैदा हुए उनका रिकॉर्ड रखेंगे और 2-4 दिन तक सुनाते रहेंगे कि इसके, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, सब सारे नाम शुरू से आखिर तक सुनाते हैं, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था है, ये वंश की व्यवस्था है। अच्छा, एक पूर्वज, ज्ञात पूर्वज, है ना। और क्या हो सकता है भाई, अच्छा, एक वंश के 2 व्यक्तियों में शादी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती ना भाई बहन हो जाएंगे ना, भाई समरक्तता है तो ये बहिर्विवाही समूह है, बहिर्विवाही समूह, बहिर्विवाही मतलब इस समूह के बाहर विवाह होंगे, इस समूह के अंदर विवाह नहीं हो सकते, है ना। ठीक है, ये 3-4, 1 2 3 4 अपने को निकल गए, है ना। ठीक है, और भी कुछ बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं। सामान्यतः एक रेखीय होता है, मतलब या तो व्यक्ति, सामान्यतः बोल रहा हूं, है ना। एक रेखी का मतलब क्या, तो या तो व्यक्ति अपनी एंसेस्ट्री या डिसेंसी अपने पिता से लेगा, पिता का पिता इधर साइड से, या अपनी डिसेंसी माता से लेगा। सामान्यतः ऐसा ही होता है, हाँ, लेकिन कभी कभी उसका उभय वंशी भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः एक रेखीय होता है ज्यादातर। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स हो गए विशेषता। समझ में आया, कोई बहुत कठिन नहीं है, आराम से हो जाएगा। अर्थ समझ में आ गया, थियोडोरसन की डेफिनेशन नाम याद हो गया, 4-5 विशेषताएं मिल गई, इसके प्रकार, ठीक है। तो जो हम अभी बात करें थोड़ी देर पहले, तो देखो, या तो वंश एक रेखीय होगा,
है ना। और एक रेखीय में, एक रेखीय मतलब या तो माता का वंश लगाएगा या पिता का वंश लगाएगा, है ना। या तो मातृवंशीय समूह होगा या पितृवंशीय होगा, है ना। इसी के दो टाइप हो गए, मातृवंशी पितृवंशी। या तो इसको लिया या तो इसको लिया। द्विरेखीय भी हो सकता है, द्विरेखीय भी हो सकता है, द्विरेखीय भी हो सकता है, ठीक है। द्विरेखीय का मतलब दोनों को ले रहा है, दोनों का वंश ले रहा है। मतलब इसमें आपको मैंने लिख के भी दिया है कि चल संपत्ति के संबंध में, आभूषण वगैरह गहने वगैरह के संबंध में वो माता से अपना वंश ड्रॉ करता है व्यक्ति, और अचल संपत्ति के संबंध में पिता से अपना वंश ड्रॉ करता है। मतलब ध्यान दोनों को रखता है। मतलब जो अचल संपत्ति होगी, आभूषण वगैरह, वो माता से बेटी को ट्रांसफर होंगे और बेटी से वहां ट्रांसफर होंगे, है ना। और वो अपना वंश वहां से लगाएगा। और अचल संपत्ति भूमि वगैरह के संबंध में पिता से अपना वंश ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो ऐसी चीजों को अपन क्या बोल रहे हैं, ऐसे इस प्रकार को द्विरेखीय, मतलब दोनों से अपना वंश लगा रहा है। जबकि यहां पर क्या, इससे लगाएगा तो इससे नहीं लगाएगा, है ना। जैसे ज्यादातर जो परिवार है वो एक रेखीय, सामान्यतः हमने बोला ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन होता है कहीं कहीं पे। एक उभयवर्ती, तीसरा और प्रकार देख सकते हैं, उभयवर्ती। तीसरा टाइप क्या है, उभयवर्ती, ठीक है। देखो कोई वंश है ना, उसके पास में छूट है कि वो माता से अपना वंश ड्रॉ कर ले या पिता से वंश ड्रॉ कर ले, ठीक है। तो उसको हम उभयवर्ती कहेंगे, क्योंकि उसके पास में दोनों में से किसी एक में जाने की छूट है। लेकिन यहां पर क्या है, इसमें यह है कि अगर वो माता से ड्रॉ कर रहा है तो पिता से ड्रॉ नहीं कर सकता। यहां पर फिक्स है। यहां पर हम कह रहे हैं अगर आपका वंश माता से लिया जा रहा है तो फिर वो माता से ही लिया जाएगा, ठीक है। उसकी जो बेटी होगी उसका भी फिर माता से ही, बेटा है बेटी उसके माता से ही लिया जाएगा। लेकिन यहां पर हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। कुछ जातियां या कुछ समुदाय ऐसे होते हैं जो कभी माता से ले रहे हैं, मन हुआ तो पिता से भी अपना वंश ड्रॉ कर रहे हैं, मर्जी पर है, मर्जी पर। समझ में आ रहा है। ये उभयवर्ती, ये बहुत कम देखने को मिलते हैं, ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। ज्यादातर आपको एक रेखीय मिलेंगे, और एक रेखीय में भी माता नहीं मिलेगी, एक रेखीय में भी पितृवंश मिलेगा। 90% आपको पितृवंश मिलेगा। डन है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। महत्व, महत्व क्या महत्व हो जाएगा भाई, महत्व क्या हो जाएगा। थोड़ी देर पहले अपन ने जो बातें की उसी से वंश। अच्छा, विवाह संबंधों के निर्धारण में इसका महत्व है क्या, विवाह संबंधों के निर्धारण में महत्व है क्या। हाँ, विवाह संबंधों के निर्धारण में या विवाह की शुद्धता बनाए रखने में, विवाह संबंधों की शुद्धता, वंश का प्रयोग होता है। अगर वंश पता ना हो, वंश पता ना हो तो हो सकता है कि भाई कोई रक्त संबंधी आपस में शादी कर ले। जब वंश पता है तभी तो विवाह की शुद्धता बनी रहेगी। अच्छा, वंश उत्तराधिकार के निर्धारण में उपयोगी होता है क्या, उत्तराधिकार या संपत्ति के निर्धारण में। वंश पता है तभी तो संपत्ति पे मालिकाना हक जता पाएंगे। अगर वंश ही नहीं पता है, कर्ण संपत्ति पे अधिकार क्यों नहीं जता पा रहा था, उसको उसका वंश नहीं पता था। अगर उसको पता होता कि भाई मेरे पिता पांडु है, तो फिर तो वो पूरे क्या नाम है, हस्तिनापुर पे अपना अधिकार जताता। वो तो अपने आप को, उसका वंश नहीं पता, इसी में वो पूरी उसकी जिंदगी बीत गई। समझ में आना। तो उत्तराधिकार और संपत्ति कब मिलेगी, जब आपको अपना वंश पता होगा, है ना। अच्छा, कई सारे धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, धार्मिक क्रियाकलाप अनुष्ठान वगैरह होते हैं, उसमें आपको वंश की जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कभी पितृपक्ष ले लो, पितृपक्ष में आप अपने पितरों का तर्पण कर रहे हो, कैसे करोगे, किसको 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 चढ़ाओगे, आप वो चावल वगैरह जो चढ़ाए हो किसको चढ़ाओगे, आपको वंश ही नहीं पता है, अज्ञात लोगों को चढ़ा दोगे। फिर समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कई सारे धार्मिक क्रियाकलाप, धार्मिक और अनुष्ठानिक
अनुष्ठानिक प्रयोजनों में वंश का प्रयोग, इसकी उपयोगिता है ना। कितने हो गए? 3 ही हुए। विवाह हो गया, उत्तराधिकार हो गया, धार्मिक और अनुष्ठानिक प्रयोजन है। अच्छा, आपको सामाजिक स्थिति प्रदान करता है क्या? है ना, दुर्योधन पैदा होते ही भाई राजा का दावा ठोकने लगा। और वर्तमान में देखो वंश है तो लगा रहे हैं लोग गांधी वंश, ठीक है। वहीं कहीं गांव में पैदा होते तो सपने देखते क्या प्रधानमंत्री बनने का? कैपेसिटी होती तो एक अलग बात है, लेकिन केवल गांधी नाम लेके लोग सपना देख सकते हैं कि हम प्रधानमंत्री, भले उसके अंदर आईक्यू हो या नहीं हो, ठीक है। ये वंश की पावर है, आ रहा है कि नहीं? और बहुत ज्वलंत है, ठीक है। आपके सामने एग्जांपल्स कि आपने एक वंश का नाम ले लिया कि हम गांधी के वंश से, शादियां हो जा रही है फिर भी लोग अपना वंश नहीं चेंज कर रहे हैं। सामान्यतः लोग क्या है, उस वंश को ले रहे हैं जिससे उनका फायदा है। गांधी नाम से फायदा है ना, तो भले वाड्रा लग जाए लेकिन लोग अपने आप को गांधी ही कहेंगे, क्योंकि वहां से अपने को कुछ बेनिफिट मिल सकता है। तो हम ये कह रहे हैं कि अपनी सामाजिक स्थिति का निर्धारण, उत्तराधिकार सामाजिक स्थिति का निर्धारण, ठीक है। अच्छा, सामाजिक नियंत्रण भी करता है कभी कभी, थोड़ी बहुत। या हम ऐसा कह सकते हैं कि परिवार की संरचना का आधार होता है फैमिली की संरचना का आधार वंश, क्योंकि भाई पिता है, बच्चा है, वंशित है, दादा है, एक फैमिली में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये मेरा पिता है, दादा है ना। तो एक परिवार का आधार हो गया वंश, है ना। परिवार की संरचना का आधार, परिवार की संरचना, और परिवार की संरचना में भी वो परिवार जो अगर संयुक्त परिवार हो तो इसमें इसका बहुत महत्व हो जाएगा। परिवार की संरचना का आधार होता है, संयुक्त परिवार में इसका महत्व और बढ़ जाएगा भाई। जॉइंट फैमिली है कि वहां पर इतने सारे लोग होंगे तो जानना जरूरी होगा कि कौन किसका बेटा है, किसका उत्तराधिकार क्या है। तो उसी हिसाब से परिवार की संरचना निर्धारित होगी, और परिवार में किसकी क्या पोजीशन है यह भी वंशक्रम ही निर्धारित करेगा। चाचा की पोजीशन अलग, दादा की पोजीशन अलग, परदादा की पोजीशन अलग, ठीक है। ये वाली चीजें हम बात कर रहे हैं। लगभग पॉइंट हो गए, है ना। और एक कितने हुए? और एक ले लेते हैं। ये क्या है? आने वाली पीढ़ियों को किससे जोड़ता है? समूह से जोड़ता है। पीढ़ियों को मतलब लोगों को अपने पूर्वजों से जोड़ता है या वंश समूह से जोड़ता है, ठीक है। कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों से कैसे जुड़ पाएगा? वंश के माध्यम से ही वंश ज्ञात होगा। तो एक किसी व्यक्ति को या पीढ़ियों को अपने समूह से जोड़ता है या अपने पूर्वजों से जोड़ता है, ठीक है। अपने समूह या पूर्वजों से जोड़ता है। डन हो गए, 6-7 पॉइंट हो गए इसके वंश के, ठीक है। चलो फटाफट एक बार मैं आपको बता देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। ये मिल जाएगा थोड़ी देर में, इसको लिखा हुआ नातेदारी वंश वगैरह सब। हमने ये देखा वंश है, वंश एक सामाजिक क्या है? संबंधों की व्यवस्था है। यह एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने आप को किसी ज्ञात पूर्वज से जोड़ता है या उससे संबंध स्थापित करता है। डन हो गया। थियोडोरसन की परिभाषा देखी हमने, उसने भी यही बात की, है ना, कि लोगों का समूह है जो अपने आप को किसी ज्ञात पूर्वज से अपना संबंध स्थापित करता है, जो आपस में रक्त संबंधी होते हैं। विवाह संबंधों को इसमें शामिल नहीं करेंगे, बेटा बेटे का बेटा इस टाइप से, ठीक है। फिर हमने प्रकार देखे, मातृवंशी हो सकता है, पितृवंशी हो सकता है, उभयवंशी हो सकता है, ठीक है, और द्विवंशी हो सकता है, ठीक है। ये हमने प्रकार देखे। और फिर हमने देखी इसकी विशेषताओं में वही सारी चीजें जो आपको बताइए। बहिर्विवाही समूह है, समरक्त समूह है, एक पूर्वज से अपना संबंध स्थापित करते हैं, और
ज्ञात पूर्वज। वो पूर्वज कैसा होता है? ज्ञात होता है, काल्पनिक पूर्वज नहीं। जो टोटमिक व्यवस्था है वो काल्पनिक पूर्वजों पर आधारित है। जनजातियों में जो टोटमिक व्यवस्था, इसलिए हम उसको गोत्र कहते हैं। समझ में आ रहा है? जो ऋषियों के नाम आप गोत्र के आधार पर लेते हो, काल्पनिक व्यवस्था है। हो सकता है कि वो ज्ञात भी हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स गोत्र की व्यवस्था काल्पनिक होती है, लेकिन वंश हमेशा ज्ञात होता है। आपको अपनी वंशावली बिल्कुल एक के बाद 4-5 पीढ़ियां तो कम से कम लोगों को याद होती है ना? 4-5 पीढ़ियां याद होती है। गोत्र में ऐसा नहीं है। गोत्रों में आप पूछो कि भाई गोत्र कहां से, तो आप नहीं जान पाएंगे। बस आप एक कौंडिन्य, शांडिन्य कुछ गोत्र रख लेंगे। ठीक है, ये वाली बात हम कहना चाह रहे हैं। चलो अब आ जाते हैं गोत्र पर। गोत्र, गोत्र का क्या है? तो गोत्र एक पक्षी परिवारों का वह संकलन है जो अपना संबंध किससे स्थापित करता है? काल्पनिक पूर्वज से स्थापित करता है। एक पक्षीय परिवारों का वह संकलन जो अपना संबंध काल्पनिक पूर्वज से स्थापित करता है। ठीक है, डन। या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं। हो गया, ठीक है, बात कर लेते थोड़ी सी और। हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा समरक्तता वाला समूह है, है ना? या नहीं, सॉरी, इसमें समरक्तता की कोई आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं है। समरक्तता की आवश्यकता नहीं है। गोत्र अलग अलग भी गलत हो गया, मैं एक पक्षी बोलना चाहिए। एक पक्षी परिवारों का वह संकलन जो, या कोई व्यक्तियों का समूह जो अपने आप को किसी एक काल्पनिक पूर्वज से जोड़ता है, या उसका कोई सदस्य अपने आप को उसको वो मानता है कि वो अपने पूर्वज थे, तो इस व्यवस्था को हम गोत्र व्यवस्था कहते हैं। डन है। एक विद्वान की डेफिनेशन ले लेंगे, मजूमदार और मदान। मजूमदार और मदान, ये लिखा हुआ भी मिल जाएगा आपको सर, मजूमदार व मदान, है ना? मैं इनकी डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूं आपको, है ना? एक गोत्र अधिकांश रूप से कुछ वंशों का, बस सुन लेना है, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एक गोत्र अधिकांश रूप से कुछ वंशों का योग होता है जो अपनी उत्पत्ति किसी एक पूर्वज से मानते हैं। यही बात हम कब से कर रहे हैं, है ना? यह पूर्वज मानव के समान पशु, पेड़ पौधे या निर्जीव वस्तु हो सकते हैं। ठीक है, इन्होंने थोड़ा और आगे बढ़ाया डेफिनेशन को। हमने एक सामान्य बात की इनकी डेफिनेशन में, और ये डेफिनेशन कंप्लीट है। आपको मजूमदार की यही डेफिनेशन लिखी हुई मिल जाएगी। इसने यही बोला कि भाई किसी पूर्वज से अपने आप को जोड़ते हैं, और ये पूर्वज क्या हो सकते हैं? या तो मानव हो सकते हैं, या पशु पक्षी हो सकते हैं, या निर्जीव वस्तु हो सकती है ना? भाई जो टोटमिक गोत्र है, ठीक है, जो गोंड है वगैरह है, कोई किसी को कोई जानवर को मान रहे हैं ना, लूनचटिया गोत्र है किसी का, काली पिठिया गोत्र है किसी का, इस टाइप से आप पढ़ते हैं। तो लूनचटिया मतलब किसी ने नमक चाटा था, यही है ना लूनचटिया, है ना? काली पिठिया मतलब किसी ने कोई पीठ पे कुछ लादा हो गया, जो भी है, ठीक है, तो काली पिठिया गोत्र हो गया। अब वो कौन था वो आदमी, किसी को नहीं पता, लेकिन हमने मान लिया कि वो अपना आराध्य देव है और उसी से अपना गोत्र ले लिया, तो ये गोत्र व्यवस्था ये, ठीक है। ये बंधुता बढ़ाने के काम में आता है, लोगों को निकट लाने के काम में आता है, ठीक है, सोशल फैब्रिक बढ़ाने में। इसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती है? एक गोत्र में शादी होती है क्या भाई? नहीं, बहिर्विवाही समूह ये भी है ना, वंश की तरह ये भी क्या है? बहिर्विवाही समूह। एक गोत्र में शादी नहीं होती, तो अपन बोल सकते हैं बहिर्विवाही। विशेषता एक एक ले लो, है ना। अगला विशेषताओं में पहली विशेषता क्या? बहिर्विवाही समूह। डेफिनेशन से समझ रहे हैं? डेफिनेशन में क्या लिखा था? एक पक्षीय, क्योंकि देखो बहिर्विवाही है तो जहां विवाही होगा वो अपने आप दूसरे पक्ष का हो जाएगा, है ना। तो एक पक्षी अपन उसको वैसे भी बोल सकते हैं। दो और क्या बोल सकते हैं भाई? अज्ञात। देखो इसमें देखो कल्पित या वास्तविक पूर्वज, है ना। इसमें जो पूर्वज होंगे वो कल्पित होंगे, मैक्सिमम टाइम्स तो कल्पित तो होंगे, लेकिन वास्तविक भी
हो सकते हैं, कोई अपने वंशज को या अपने पूर्वज को ही अपना गोत्र बना ले, ऐसा भी हो सकता है ना। तो कल्पित या वास्तविक पूर्वज, लेकिन वंश में हमेशा वास्तविक पूर्वज। ठीक है। और एक गोत्र में क्या होती है, एकता की भावना। इस बात को समझो थोड़ा सा। ये कैसा है, कई लोग बोलते हैं भाई कुछ लोग एमपी में रह रहे हैं, कुछ लोग तमिलनाडु में रह रहे हैं, हमारा गोत्र भी वही है। मान लो किसी का गोत्र विश्वामित्र है, तमिलनाडु में रहने वाला का भी विश्वामित्र है, और हम बोल रहे हैं एकता की भावना, एक विशेषता लिखवाते हैं। लेकिन जो यहां लोग रह रहे हैं, अब एक्चुअली में क्या हुआ ना, परिवर्तन इतनी तेजी से हुआ समाज में, है ना। पहले तो ये होता था कि एक जगह रहते थे लोग और वो अपना कोई गोत्र रख लेते थे, ठीक है। लेकिन अब चेंजेस इतना आ गया है, मॉडल तो इसका या ये व्यवस्था बनाई इसलिए गई थी कि एकता बनी रहे, लेकिन समय के साथ में इसमें परिवर्तन हो गया। लेकिन इसके पीछे जो मूल भावना है, मूल भावना तो एकता ही है ना। तो एकता की भावना को भी आप इसमें एक विशेषता में शामिल कर सकते हैं। अब जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, गोत्र की व्यवस्था कब आई थी, ठीक है। अब वो गोत्र की व्यवस्था चलते चलते अब यहां पर पहुंच गई है। 2000-3000 सालों का अपना इतिहास वैदिक काल से मान के चल रहा है ना। तो अब जनसंख्या तो इतनी बढ़ गई है, लोग इतने बिखर गए हैं, सब कोई अपना गोत्र भूल जाता है, कुछ रख लेता है। तो एकता की भावना इसके पीछे थी, है ना। लेकिन अब कई लोग मतलब इस पे क्वेश्चन करते हैं, जैसे कई लोगों ने क्लास में भी बोला कि सर एकता की भावना कैसे, है ना। लेकिन हाँ, इसके पीछे यह एक बात थी कि एकता की भावना को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। क्योंकि लोग पहले ग्रुप्स में रहते थे, है ना, एक जाति के लोगों के एक जगह रह गए, उन्होंने अपना एक गोत्र रख लिया, वो अपने आप को जोड़े रखता था, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं। और एक मेन पॉइंट टोटम, टोटम ये भी एक विशेषता है, टोटम, टोटम की व्यवस्था या टोटम। टोटम का मतलब क्या होता है, विशेष पहचान चिन्ह, है ना। जनजातियों में विशेष पहचान चिन्ह, है ना, इसको हम टोटमवाद या टोटम कहते हैं। जैसे कौन कौन से हो गए, शेर, चीता, पीपल, बरगद, इस टाइप के। तो टोटमिक व्यवस्था, टोटमिक व्यवस्था कितने हो गए, 5-6 पॉइंट हो गए होंगे, 4 ही हुए। एक और लिख लेना कि प्रत्येक गोत्र का एक नाम होता है ना। प्रत्येक गोत्र का एक नाम है, और नाम भी या किसी ऋषि के आधार नाम पर होगा, या जगह के नाम पर होगा, माता पिता के नाम पर होगा, भूभाग के नाम पर होगा, या टोटम के नाम पे होगा। यही हो गया, प्रत्येक गोत्र का एक नाम, और नाम किस किस के आधार पर, माता पिता या ऋषि या व्यक्ति के नाम पर, जैसे लून चटिया वगैरह ये व्यक्ति के नाम पर है। भूभाग के नाम पर, जौनपुरिया गोत्र, है ना, तो भूभाग के आधार पर हो गया। टोटम गोत्र जनजातियों में आप पढ़ते ही, है ना, मगर को मान लिया, बंदर को मान लिया, बिल्ली को मान लिया, है ना। बिल्ली के कुछ है ना, वो क्या नाम है, साइना है क्या, क्या उसका गोत्र है, मैं भूल रहा हूं उसका नाम को, जो बिल्ली से गोत्र लेते हैं। चलो याद आएगा तो बताता हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के हमें कह रहे हैं कि प्रत्येक गोत्र का एक नाम है। और हम हिंदू व्यवस्था में ज्यादातर ऋषियों के नाम पर गोत्र लिए गए, ज्यादातर ऋषियों के नाम पर लिए गए। 7 ऋषि या सप्त ऋषि, इनको गोत्रकारी भी बोलते हैं, भृगु, विश्वामित्र, इस टाइप के 7 ऋषि है। और वो मेन ऋषि है जिनके नाम पर गोत्र व्यवस्था शुरू हुई। फिर उसके बाद में और 108 ऋषि, 108 ना, हाँ 108 ही, तो और 108 ऋषि। तो इन ऋषियों के नाम पर गोत्र अभी भी रखे जा रहे हैं, है ना। गोत्र व्यवस्था की अगर भारत में बात करें तो शुरुआत तो वैदिक काल से ही है, और शब्द जो निकला है वो गाय से, अब जानते हो सब कुछ वहां गाय से ही हुआ है शब्दों का प्रकार। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो गोत्र में हमने विशेषताएं देख ली, 4-5-6 विशेषताएं, इसमें आपका काम बन जाएगा, ठीक है, लिखा हुआ भी मिल जाएगा। महत्व क्या हो सकता है भाई इसका, महत्व या कार्य, महत्व या कार्य क्या हो सकते हैं गोत्र का कार्य, ठीक है। तो देखो, विवाह का नियमन, है ना, मैरिज का नियम, विवाह नियमन,
शादी करने जाओगे तो पंडित सबसे पहले क्या पूछेगा, गोत्र बताओ। तो ये सबसे मेन पॉइंट हो गया इसका, विवाह का नियम। अच्छा, सामाजिक नियंत्रण, बात एक ही है लेकिन अपन एक पॉइंट बनाने के लिए, सामाजिक नियंत्रण है ना, सदस्यों पर सामाजिक नियंत्रण। देखो कोई समूह है, ठीक है, तो जब कोई व्यवस्था बनती है तो उसकी कोई कार्य प्रणाली या मानदंड बनते हैं, ठीक है, मतलब नियम या कानूनी कार्य, ठीक है, कि भाई आपको ये करना है ये नहीं करना है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कानूनी कार्य या सामाजिक कानून का कार्य। कहीं कहीं पे आपको संवैधानिक कार्य भी लिखा हुआ मिल जाता है ना, लेकिन लोग पॉलिटी इतना पढ़ते हैं कि वो ये समझते ही नहीं कि संविधान के अलावा भी गोत्र का मतलब समाज का भी अपना संविधान हो सकता है, ठीक है, वो बस पॉलिटी के सेंस में सोचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रोज सुनते हैं ना, पेपर में रोज पढ़ते हैं, टीवी डिबेट में वही देख रहे हैं, पढ़ते भी सबसे ज्यादा पॉलिटी ही है लोग, है ना, क्योंकि समझ में जल्दी आता है पॉलिटी, दिखता है तो इसीलिए वो वर्ड मैं नहीं लिखा रहा हूं यहां पर, मैंने इसलिए लिखा कानूनी कार्य, ठीक है। अच्छा, गोत्र सरकार के रूप में भी कार्य करता है, गवर्नेंस, उनके शासन, है ना, शासन व्यवस्था के रूप में गोत्र में, कि भाई हमारे गोत्र के लोग ये करेंगे ये नहीं करेंगे, अगर आपको लगे तो आप ये पॉइंट भी वहां पर दे सकते हैं, भाई उनकी या तो व्यवस्था बनाए रखने में, इसको और अच्छे से कर लो, है ना, सरकार के रूप में कंफ्यूजन, कभी कभी ना दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता, जब हम किसी शब्द को या किसी चीज के प्रति कोई पूर्वाग्रह हो जाए, है ना, तो फिर हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जैसे हमने सरकार शब्द को हमेशा इस सेंस में देखा है कि हम जब गोत्र से सरकार को जोड़ेंगे तो लोग उसका एक्सेप्टेंस जल्दी नहीं होगा, ठीक है ना, इसीलिए आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि व्यवस्था बनाए रखने में, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में। संपत्ति के निर्धारण में, कभी कभी संपत्ति के निर्धारण में भी गोत्र का प्रयोग हो जाता है, कभी कभी, हमेशा नहीं। सामान्यतः संपत्ति के निर्धारण में कौन भूमिका निभाता है, वंश, क्योंकि वंश में तो आपको डायरेक्ट पता है कि आपके एंसेस्टर्स कौन है, किसकी संपत्ति किसको जाएगी, लेकिन कभी कभी गोत्र का भी प्रयोग कर लिया जाता है, ठीक है, हम पता चला कि भाई किसी का कोई वंशज ही नहीं है ना, हो सकता है कि गोत्र के द्वारा वो किसी को अपनी संपत्ति का हस्तांतरण करे, ठीक है। और धार्मिक कार्य में तो है ही है, धार्मिक कार्यों में तो ही है, तो धार्मिक और परंपरागत धार्मिक परंपरागत जो कार्य है, सांस्कृतिक कार्य है ना, गोत्र का प्रयोग। हमेशा कोई धार्मिक कार्य करने जाओगे तो आपसे आपका गोत्र पूछा जाएगा, यज्ञ अनुष्ठान हवन वगैरह में, तो यहां पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये दो चीजें अपन ने देख ली, वंश और गोत्र। अपना ये पूरा जो टॉपिक था, पहली वाली लाइन है ना, मैं एक बार फिर से आपको जितना हुआ है उसके एक्सप्लेनेशन पे, अच्छा ये गलत शब्द है ना, मैं फिर से आपको पूरी जर्नी करा देता हूं, फिर अपन चलेंगे समुदाय संस्था वगैरह पर, है ना। फिर से जर्नी क्या थी, हमने सबसे पहले देखा था कि समाज क्या होता है, संबंधों की व्यवस्था को समाज कहा। हम बस एक एक वर्ड जो रूट है उस पर बात करेंगे। संबंधों की व्यवस्था को क्या कहा, समाज। समाज शास्त्र मतलब समाज का वैज्ञानिक व्यवस्थित अध्ययन। इसके बाद में हम आगे चले, हमने परिवार को देखा। परिवार समाज की बेसिक यूनिट है, मूलभूत इकाई है, नैसर्गिक इकाई है ना। फिर हमने परिवार में उसकी विशेषताओं को भी समझा और उसके कार्यों को भी देखा, ठीक है, वो सब आपको रिटन फॉर्म में अवेलेबल है। फिर हमने देखा कि परिवार, आपको कुटुंब वर्ड लिखा हुआ है अंग्रेजी में, जिसके लिए ज्वाइंट फैमिली यूज हुआ है, तो हमने उसको संयुक्त परिवार के संदर्भ में ही देखा है ना। और संयुक्त परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार वह होता है जो एक स्थान पर रहता है ना, एक रसोई का बना खाना खाता है, एक छत के नीचे रहता है, 3 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, तब हम उसको संयुक्त परिवार कहते हैं। ये मॉडल है उसका, संयुक्त परिवार का मॉडल, और हमको जो दिखाई दे रहा है हो सकता है वो वैसा ना हो, ठीक है, लेकिन सामान्यतः ये विशेषता है उसकी बताई जाती है विद्वानों द्वारा। डन है। फिर संयुक्त परिवार के बाद में हमने नातेदारी व्यवस्था को देखा। नातेदारी व्यवस्था को देखा, देखो परिवार आ जाएगा तो परिवार से ही नातेदारी क्या हो जाएगी, स्टार्ट, है ना। और नातेदारी व्यवस्था क्या है, सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है,
जो रक्त संबंध या विवाह पर आधारित होती है। व्यक्ति जन्म लेते ही किसी न किसी से संबंधित, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का जीजा, है ना, जीजा तो नहीं बन सकता वो विवाह के बाद में बनेगा, ठीक है। जन्म लेते ही किसी का भाई, बहन, ठीक है, बेटा बन सकता है, ठीक है। और उसको जीजा बनना है या साला बनना है तो फिर वो विवाह संबंधों के बाद में बनेगा। समझ में आ रहा है? बहन का विवाह हो जाएगा तो साला बन जाएगा, खुद का विवाह हो जाए तो किसी का जीजा बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ससुराल वाले संबंध कब? विवाह के बाद में शुरू होते हैं। कुछ ऐसे नातेदारी भी होती है जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आती है, जो मानी हुई नातेदारी होती है। आपने किसी को दत्तक ले लिया, गोद ले लिया, है ना, तो देखो बहुत बड़ा पॉइंट है उत्तराधिकार वाला। लोग बोलते हैं अरे क्या गोद ले, भाई बहुत बड़ा पॉइंट है ना। इसी के आधार पर तो 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई को कूदना पड़ा, दत्तक वाले कानून के आधार पर। तो भाई वंशावली और उत्तराधिकार, किसी से नातेदारी जोड़ना, ये समाज में बहुत आवश्यक होता है। रानी लक्ष्मीबाई को जब गोद नहीं लेने दिया तो ही रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में गई। रानी लक्ष्मीबाई को अगर दत्तक का अधिकार मिल जाता तो शायद रानी लक्ष्मीबाई उसमें न जाती, है ना। ये बहुत बड़ा फैक्टर था ना 1857 की क्रांति में। तो समाज में बहुत बड़ा फैक्टर है, किसी को दत्तक लेना, गोद लेना, या किसी को अपना संबंधी नातेदार मान लेना, फिर उसको वैसा ही सम्मान, संपत्ति में अधिकार वगैरह सब दिया जाता है। ये नातेदारी हो गई। नातेदारी का ही एक्सटेंशन है, विस्तार है क्या? वंश, है ना। इसी में पढ़ा जाता है, अलग से नहीं पढ़ा जाता, नातेदारी व्यवस्था में ही पढ़ा जाता है। वंश का मतलब क्या हो गया कि जिसके सदस्य अपने आप को किसी ज्ञात पूर्वज से जोड़ते हैं, ठीक है, इसको हम वंश कहते हैं। वंश और गोत्र में अंतर क्या हो गया? गोत्र में पूर्वज कल्पित होता है, ज्ञात भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है? काल्पनिक होता है, काल्पनिक पूर्वज से, या तो किसी ऋषि के नाम पर या किसी टोटम के नाम पर, ठीक है। गोत्र ये वाला, बाकी चीजें आप समझ चुके। गोत्र को कुछ विद्वान शिव भी कहते हैं, शिव, कुछ लोग शिव भी कहते हैं, है ना। मतलब होता क्या है ना, कभी कभी चीजें जब आसान होती है तो किसी का मन किया, क्या नाम है, एग्जामिनर का मन किया कि चलो खेलते हैं, उसने कुछ नहीं दिया, उसने बस 2 नंबर में शिव लिख दिया, ठीक है। वो आदमी को अगर अब है कुछ नहीं है वही गोत्र, लेकिन आदमी उसमें फंस गया, फिर पता नहीं क्या आ गया, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है, तो इसलिए इसको कुछ विद्वान इसको शिव भी बोलते हैं। डन हो गई ये चीजें, ठीक है। समुदाय की बात करेंगे। संस्था आ गया, गुड, संस्था कर लेते हैं, ठीक है। संस्था अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई इसको? इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन, संस्था। देखो यार, जो आप सामान्यतः बोलचाल की भाषा में संस्था का अर्थ समझते होंगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक अर्थ आ चुका है, इस शब्द का प्रयोग आप पहले से करते आ रहे हैं। लेकिन समाज शास्त्र में इसका अर्थ आपको समझना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि संस्था का मतलब होता है नियमों की व्यवस्था। नियमों की व्यवस्था, सामान्य शब्दों में हम कहें तो संस्था नियमों की एक व्यवस्था होती है। जैसे शिक्षा, है ना, शिक्षण क्या बोलते हैं अपन? शिक्षण संस्थान बोलते हैं। तो हम उस बिल्डिंग को नहीं बोल रहे हैं, उसके नियम, उसकी कार्य प्रणाली को बोल रहे हैं। विवेकानंद इंस्टीट्यूट, तो मतलब ये भवन विवेकानंद इंस्टीट्यूट नहीं है, ये बिल्डिंग नहीं है, ये भवन, एक भवन तो फिजिकल ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें जो कार्य प्रणाली है, उस कार्य प्रणाली को हम संस्था कहते हैं। तो विवाह एक संस्था है, परिवार एक संस्था है, क्योंकि उसमें नियमों की एक प्रणाली है। विवाह है तो सप्तपदी होगी, है ना, विवाह है तो फिर कन्यादान होगा, नियमों की व्यवस्था है ना। नाचना गाना तो ठीक है, लेकिन उसमें एक नियम है कि प्रॉपर लड़की का कन्यादान होगा, यज्ञ होगी, सप्तपदी होगी, है ना। तो नियमों की व्यवस्था है। शिक्षा है तो शिक्षा एक संस्था है, क्योंकि इसमें नियमों की व्यवस्था है। वहां पर पढ़ाने वाले कुछ होंगे, कुछ पढ़ने वाले होंगे। बिल्डिंग नहीं है भाई, वो बिल्डिंग नहीं है, ठीक है। बिल्डिंग से इतर जब हम उसकी नियमों की व्यवस्था को देखते हैं तब हम उसको संस्था बोलते हैं। तो ये बात की आपको क्लियर हो रही है क्या?
बात क्लियर हो रही है क्या? संस्था किसी भवन नहीं, कोई भवन नहीं है, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। संस्था क्या है? तो संस्था नियमों की एक व्यवस्था है ना? संस्था नियमों की एक व्यवस्था है। ये कैसा आ गया यार? ठीक है, वंश, ठीक है, ये तो अभी जो हुआ ये तब तक का है। डन है, संस्था समझ में आ रही। और देखो, संस्था, हम नियमों की जो व्यवस्था होती है वो कोई एक दिन में डेवलप नहीं होती है। नियमों की व्यवस्था समय के साथ में धीरे धीरे डेवलप होती है, समय के साथ डेवलप होती है। जैसे शिक्षा है, तो कोई पहले किसी को बताता होगा, 5 लोगों को, 2-4 लोगों को पकड़ा, पेड़ के नीचे पढ़ाना शुरू किया, फिर उसको लगा नहीं यार बोर्ड भी चाहिए, चौक भी चाहिए, सब चाहिए। तो ये सब क्या है? संस्था के पार्ट हो गए। ठीक है कि हाँ भैया एक चौक, एक ब्लैक बोर्ड होगा। ये हमेशा से ये वाला बोर्ड नहीं था, इससे पहले व्हाइट बोर्ड था, और व्हाइट से पहले ब्लैक बोर्ड था। ठीक है ना, चौक चल रहे थे। तो ये, और उससे पहले तो भवनों में भी नहीं होता होगा, और पहले चाहे 2-1000 साल पहले भी शिक्षा चल रही थी। तो इन जो संस्थाएं वो धीरे 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 नियमों की जो व्यवस्थाएं हैं वो धीरे धीरे इवॉल्व होती है, डेवलप होती है। अगर हम इन जनरल बात करें संस्था की, इन जनरल बात करें तो देखो, मनुष्य को जो आवश्यकता होती है, मनुष्य की आवश्यकता होती है, तो उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए वो विचार करता है। मनुष्य को आवश्यकता हुई, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसने विचार किया, और विचार करने के बाद में आवश्यकता की पूर्ति, उसके लिए विचार किया, उसने एक तरीका खोजा, एक वे, एक मेथड खोजी। जैसे भाई किसी को शिकार करना था, है ना, या किसी को भून के खाना था, तो उसने एक तरीका खोजा कि जैसे पत्थर को रगड़ेंगे तो इसमें से आग निकलेगी, तो एक तरीका हो गया। समझ में आ रहा है? आवश्यकता क्या थी? पका हुआ खाना खाना, उसने रगड़ कर जलाना शुरू कर दिया, एक तरीका खोज लिया। अब इस तरीके को, और भी इस तरीके को उसने बोला अच्छा इससे तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, तो उसको बार बार दोहराया, आवश्यकता को बार बार दोहराया। जब ये तरीके को दोहराया तो ये तरीका उसकी क्या बन गई? आदत। जब आप किसी तरीके को बार बार दोहराएं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। ठीक है, और इसी आदत को जब अन्य लोगों ने भी अपना लिया तो ये आदत कैसी बन जाएगी? सामूहिक आदत। सामूहिक आदत। हर आदमी पत्थर से रगड़कर आग निकालने लगा, सामूहिक आदत बन गई। हर आदमी जीन्स पैंट पहनने लगा, सामूहिक आदत। और सामूहिक आदत को ही हम अंग्रेजी में बोलते हैं फोक वेज। फोक वेज, जन रीति। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछे 2 नंबर में कि जन रीति क्या है, तो आप बोलेंगे कि जब किसी एक आदत को एक समूह, है ना, क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है, उसके अनुसार व्यवहार करने लगता है, तो वही तो सामूहिक आदत है, वही जनरीति है। वर्ड यूज होता है फोक वेज या जनरीति। जैसे भाई आप कहीं जाते हैं और आप देखते हैं कि वहां पर सब ऐसे लाइन में पीछे हाथ करके खड़े हुए हैं, आप भी जाके वहां पर पीछे हाथ करके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, हर आदमी शाम में मंगलवार को जा रहा है हनुमान जी के मंदिर में और बढ़िया सिंदूर इंदूर लेके जा रहा है, चढ़ा रहा है। देख रहे हैं कि चने चढ़ा रहे हैं, सब चने चढ़ा रहे हैं। एक फोकवेज है, एक सामूहिक आदत बन चुकी है। किसी एक ने शनि भगवान पर तेल चढ़ाया तो फिर सारे लोग शनि भगवान पर तेल चढ़ाने लग गए। किसी एक बाबा से किसी को लाभ हुआ तो 1000-2000 लोग जा रहे हैं। फोकवेज, जनरीति। और ये एक दिन में डेवलप नहीं हुई है, ये धीरे 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 मानो उसका संज्ञान का भाग बन गई है कि यार ऐसा किया जाना चाहिए, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे। अब अगली बात क्या आएगी? ये जो फोक रीति है, जन रीति, भाई ये दो नंबर में आपको आ सकते हैं ना, इसलिए इन शब्दों को ध्यान में रखना है कि स्पेसिफिक वर्ड है ना, जन रीति।
अच्छा, एक पीढ़ी ने तो अपना लिया भाई, अपनी पीढ़ी ने जीन्स अपना ली, है ना। अब अगर इसको अपन अगली पीढ़ी को ट्रांसफर कर दे और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने लग जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने लग जाए, तो इसी को हम प्रथा कहते हैं, कस्टम, प्रथा। तो प्रथा का मतलब ये कि वह जनरीति जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो। तो प्रथा या कस्टम क्या होता है? कस्टम क्या होता है, प्रथा क्या होती है? तो प्रथा पीढ़ी, वह जनरीति होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। मतलब मोर और लेस सभी लोग उसको मानते हैं। जनरीति तो यही हुई कि सभी लोग, मैक्सिमम लोग, लगभग अधिकांश लोग, बहुकांश लोग उस चीज को मान्यता देते हैं। ये तो जनरीति होगी। और वही अगर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने लग गई तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रथा। ठीक है, बोलते हैं ना कि ये हमारी प्रथा है, मतलब सब लोग इसमें मानते हैं और ये पीढ़ियों से चली आ रही है। ठीक है, उसी को हम प्रथा बोलेंगे। केवल हम कर रहे हैं इसके लिए वो प्रथा नहीं हो जाती, क्योंकि हमारी पीढ़ी ना जीन्स पहन रही है, अभी अभी ये कुछ नया स्टाइल आया। अगर ये पीढ़ी ये जीन्स अगर 2-4 पीढ़ियों तक चलने लग जाए, जैसे धोती पहनना या साड़ी पहनना प्रथा हो सकती है, क्योंकि पीढ़ी से कोई पहनता आ रहा है। समझ में आ रही है ना बात, ये वाला। अब जब इस प्रथा में कल्याण की भावना जुड़ जाए, प्रथा में क्या जुड़ जाए? प्रथा प्लस कल्याण की भावना अगर इसमें जुड़ जाए तो यही प्रथा क्या बन जाती है? यही प्रथा रूढ़ी बन जाती है। मूर्स, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मूर्स। जब प्रथा में इसकी भावना जुड़ जाए, कल्याण का भावना, अब उससे कल्याण होता हो या ना होता हो, ठीक है, लेकिन कभी उससे कल्याण हुआ होगा या लोग ये मानते हैं कि ये हमारे लिए, सबके लिए कल्याणकारी है, अच्छा है, उसको हम रूढ़ी कहते हैं। ठीक है भाई, लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो ऐसा इसको हम रूढ़ी कहते हैं, ये रूढ़िवादिता है। लेकिन इसके पीछे माँ बाप की भावना ये नहीं होती कि भाई वो उसको दबा रहे, उनको तो लगता है कि हम कल्याण कर रहे हैं इनका। समझ में आ रहा है ना? तो उसमें कल्याण की भावना क्या होती है? निहित होती है रूढ़ी में। ठीक है ना? प्रथा में कल्याणकारी भावना जुड़ जाए तो वो क्या बन गई? रूढ़ी। और जब किसी प्रथा में कल्याण की भावना जुड़ जाए और हम इस रूढ़ी की रक्षा के लिए, इस रूढ़ी, क्योंकि कल्याण की भावना जुड़ गई, अब तो एक सामाजिक नियम टाइप से हो गया, इसकी रक्षा के लिए हम कोई नियम कानून बना दे तो वही प्रथा है, वो सॉरी वही संस्था है। जब हम रूढ़ी के रक्षा के लिए कोई नियम कानून बना देते हैं तो वही प्रथाएं बन जाती है, सॉरी संस्थाएं बन जाती है। तो हमने पहले क्या कहा था? नियमों की व्यवस्था ही संस्था है। ठीक है, ये क्लियर हो गया क्या? ये पूरा ऑर्डर क्लियर हुआ क्या? नहीं हुआ है तो मैं एक और बार आपको रिपीट कर देता हूं शॉर्ट में, फटाफट रिपीट कर देता हूं। संस्था तक ही हो पाएगा, यही वाला हो पाएगा, 10 मिनट और बचे हैं। एक बार और बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, हमने कहा संस्था जो है वो क्या है? नियमों की एक व्यवस्था है ना? और ये नियमों की एक व्यवस्था आज में डेवलप नहीं हुई है, ये समय के साथ डेवलप हुई है। मनुष्य को ये आवश्यकता पड़ी, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसने कोई तरीका खोजा, उस तरीके को उसने अपनी आदत बना लिया, है ना? उस आदत को एक समूह ने अपना लिया और उस
सामूहिक आदत को हमने जनरीति कहा, वही जनरीति जब पीढ़ी से एक दूसरी पीढ़ी में जाने लग गई तो उसको हमने प्रथा कहा, और प्रथा में जब कल्याण की भावना जुड़ गई तो आपको उसको रूढ़ी कहा जाने लगा। और रूढ़ी को जब हमने, क्योंकि रूढ़ी में कल्याण की भावना है तो उसको बचाना जरूरी है, बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं किया तो प्रलय आ जाएगा, तो वो रूढ़ियां होती है, ठीक है, क्योंकि वो लोगों का मानना रहता कि यार बहुत गलत हो गया, अब तो इसका कुछ ना कुछ आएगा, भगवान इसकी सजा देगा, तो उसमें कल्याण की भावना है, इसीलिए कुछ नियम बनाए जाते हैं कि इस समय पर खाना मत खाओ, इस समय पर ऐसे मत जाओ, है ना, कई सारी संस्था, उसी को बचाने के लिए हमने क्या बना दिए, कुछ नियमों की व्यवस्था बना दी। ये डन है, डन है। तो आपको अगर पूछे सामान्य शब्दों में कि संस्था क्या है, तो नियमों की एक व्यवस्था है, ठीक है। मैकाइवर और पेज का कहना है संस्था सामूहिक क्रिया को प्रकट करने वाली विधियों के स्थापित तरीके। संस्थाएं सामूहिक क्रिया को प्रकट करने वाली विधियों के स्थापित तरीके, यही बात है, विधियों के स्थापित तरीके हो गया ना, हमने बोला स्थापित तरीके किसको प्रकट कर रहे हैं, सामूहिक क्रिया को प्रकट कर रहे हैं, सामूहिक क्रिया को प्रकट करने वाले विधियों के स्थापित तरीके या रीतियां। डन है। मैकाइवर पेज, ये डेफिनेशन आपको मिल जाएगी लिखी हुई भी, समझ में आ गया होगा कोर क्रक्स इसका क्या है। ये दो नंबर के आ सकते भाई, ये ठीक है, यहां से। हाँ, अगला पे चलते हैं, अगला तो आया भी है, ठीक, अपन नहीं ले लेते हैं, क्या है, विशेषताएं, है ना, विशेषताएं होंगी, विशेषताएं, विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं हो जाएंगी भाई संस्था की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले अगर हमने जहां से पढ़ना शुरू किया था तो ये मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित है क्या, हाँ मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित है, हाँ बिल्कुल, नियमों की व्यवस्था है, नियमों की व्यवस्था है, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखते जाना भाई ना, शॉर्ट में, छोटा छोटा। हाँ, आवश्यकताओं की पूर्ति करती है ना, उद्देश्यों की पूर्ति करती है, नियमों की व्यवस्था है, हाँ बिल्कुल, अमूर्त है, अमूर्त है, लिखते चलो, है ना, स्वतः विकास होता है, स्वतः विकास, है ना, 3-4 पॉइंट आ गए शॉर्ट में। हाँ, परिवर्तन तो कठिन हुई। अच्छा, क्या एक अच्छा पॉइंट पूछ रहा हूं आपसे, क्या हम संस्था के सदस्य हैं क्या, नहीं है, संस्था जब अमूर्त है तो हम उसके सदस्य कैसे हो सकते हैं, संस्था तो नियमों की व्यवस्था है, हम नियम थोड़ी है, तो मनुष्य, हम संस्था के सदस्य नहीं हो सकते, समुदाय के हो सकते हैं, समिति के हो सकते हैं, हम संस्था के सदस्य नहीं होते, एक विशेषता है ना, ये अलग से हम संस्था के सदस्य नहीं हो सकते। अमूर्त है इसीलिए हम उसके सदस्य नहीं हो सकते। अच्छा, संस्था हमको विरासत में प्राप्त होती है क्या, हाँ चलिए आ रही है, विरासत में प्राप्त, और इसका विकास स्वतः होता है, स्वतः होता है। हम आज सोचे और कोई संस्था बनाए तो ऐसा नहीं होगा, वो आवश्यकता पड़ी, फिर आवश्यकताओं से आगे चलते गए, फिर को कहीं जाके अपने आप फिर लगा कि चलो, वो अपने आप बनते चलती है, स्वतः है, वो क्या बोलते हैं उसको, ऑटोमेशन है ना, जैसे ऑटोमेशन है वाला सिस्टम है, वो अपने आप समय के साथ में बनती चलती है, तो इसका विकास क्या है, स्वतः हो गया, है ना। अधिक स्थायित्व जो आपने बोला अभी, है ना, इसमें परिवर्तन कर, अधिक स्थायित्व होता है संस्थाओं में, समाज द्वारा स्वीकृत, समाज द्वारा स्वीकृत है। अच्छा, संस्था साधन है कि साध्य है, साधन है, बिल्कुल, तो ये जरूर ध्यान रखना है आपको
संस्था साधन है और साध्य काय है? आवश्यकताओं की पूर्ति, है ना। यही तो हमारे प्राइमरी पॉइंट यही था। जब आदि मानव था तब हमारा काम क्या था? हमने हर चीज खोजी इसलिए कि हमको कोई जरूरत थी, है ना। तो वो साध्य था। संस्थाएं उस साध्य को पूरा करने का एक साधन है। तो संस्थाएं साधन है। अच्छा, संस्थाओं के कुछ प्रतीक भी होते हैं, है ना, जो हम देखते, जैसे शादी हो रही है तो मंगलसूत्र, अपने को क्या मांग भरना, ये सब क्या है? ये सब प्रतीक है संस्थाओं के। विवाह तो संस्था हो गए, लेकिन उस विवाह, कोई महिला विवाहित है कैसे पता चलेगा? उसने मंगलसूत्र पहना है। तो ये बाकी सब जो भौतिक चीजें हैं ये क्या है? उसका प्रतीक है। तो संस्थाओं के कुछ प्रतीक होते हैं, जैसे विवाह का मंगलसूत्र, एक एग्जांपल अपन ने लिया, है ना। या उपकरण, हम बोल सकते हैं संस्थाओं के उपकरण भी होते हैं, सांस्कृतिक उपकरण। मतलब देखो, जैसे कोई संस्था है, जैसे शिक्षा एक संस्था है ना। तो ये जो है, ये पेन, ये संस्था तो शिक्षा है, लेकिन ये सब जो है ये इसके उपकरण है, सांस्कृतिक उपकरण। शिक्षा संस्था के सांस्कृतिक उपकरण क्या हो गए? चॉक, डस्टर, बोर्ड, ये सब। चलो, इतने पॉइंट काफी है, इतने पॉइंट काफी है। तो अब ये क्लियर हो गया, हम संस्थाओं के सदस्य नहीं हो सकते, अमूर्त है, इसके प्रतीक होते हैं, इसके सांस्कृतिक उपकरण होते हैं, ये प्राय स्थायी होती है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, विरासत में प्राप्त होती है, ठीक है, इसका क्रमिक विकास होता है, ठीक है, और स्वतः विकास होता है, क्रमिक और स्वतः विकास। इसको बनाए, हम बैठ के बनाने जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। और इसी के बेसिस पे हम इसके संस्था के कार्य भी ले सकते हैं। इन्हीं के बेसिस पे क्या क्या कार्य हो सकते हैं भाई? पहला तो यही हो गया, आवश्यकताओं की पूर्ति करना, या आवश्यकता की पूर्ति में सहायक होता है, यही है ना। देखो, होता कुछ नहीं है, अपने को बस बेसिक पढ़ना है, पॉइंट्स उसी के बेसिस पे निकलेंगे, है ना। अब एक ही चैप्टर में 10 टाइप के उसके डिवाइड करके, कार्य, भूमिका, महत्व, बात तो वही है, तो बार बार करने की जरूरत नहीं। समझदार को इशारा काफी है, उसने बस उस चीज को पढ़ लिया, समझ लिया, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है तो उनको देख लिया, बाकी चीजें वही है, ठीक है। अच्छा, सामाजिक नियंत्रण का साधन हो सकती है क्या संस्थाएं? तो एक पॉइंट ये भी हो गया, सामाजिक नियंत्रण का साधन। संस्कृति की वाहक है क्या? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे तो संस्कृति की वाहक। अच्छा, स्थिति और भूमिकाओं का निर्धारण करना। संस्थाएं, नियम, कार्य विधियां आपकी भूमिकाओं को भी तो निर्धारित करती है। सामाजिक संगठन को शक्ति प्रदान करना या सामाजिक संगठन को बनाए रखना। कार्यों को सुगम करना, यही इसका उद्देश्य था ना, कार्यों को आसान करना, कार्यों को सुगम करना, मार्गदर्शन करना और मार्गदर्शन करना। क्या संस्थाएं मानसिक सुरक्षा प्रदान करती है क्या भाई? देखो, परिवार या विवाह ने हमको मानसिक सुरक्षा प्रदान की या नहीं की? अगर विवाह की व्यवस्था नहीं होती तो समाज में कितनी अराजकता होती, ठीक है। परिवार ना होता तो समाज तो अराजक हो जाता, समझ में आ रहा है ना। तो एक प्रकार से मानसिक सुरक्षा भी हमको संस्थाएं प्रदान करती है, क्योंकि हमने परिवार में तो पढ़ा ही था कि परिवार मानसिक सुरक्षा प्रदान करता है। और परिवार क्या है? परिवार एक संस्था है, तो वो मानसिक सुरक्षा प्रदान कर रहा है, तो संस्था भी मानसिक सुरक्षा प्रदान कर रही है ना, ऐसा मानसिक सुरक्षा प्रदान। लेकिन देखो, ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए भाई अपने। हमेशा संस्थाएं, अच्छा एक और बिंदु अपन इसमें ऐड कर लेते हैं कि संस्कृति में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी संस्थाएं करती है। संस्कृति में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन, देखो हमारा कल्चर जो पहले था, ठीक है, आज बदल रहा है ना।
अकॉर्डिंगली संस्थाएं भी चेंज होती है, संस्थाएं उसको संस्कृति में आवश्यकता अनुसार संस्कृति में चेंजेस करते जाती है ना, समाज के अनुसार, क्योंकि समाज क्या है, एक डायनेमिक सिस्टम है, सोसाइटी एक डायनेमिक सिस्टम है, आज ऐसा है कल कुछ और होगा, ठीक है, तो उसके अनुसार संस्थाएं सांस्कृतिक परिवर्तन करने का प्रयास करती है। चलो ये तो पॉजिटिव अच्छा हो गया सब, लेकिन कुछ चीजें अच्छी नहीं भी हो सकती है, सामाजिक विकास में बाधक हो सकती है संस्थाएं, सामाजिक विकास, क्योंकि हमने एक विवाह नाम की संस्था बनाई, हमने बोला कि इस जाति में शादी होगी, है ना, पता चला किसी और ने शादी की तो उसको मार दिया, बाधक हो गई ना भाई, सामाजिक विकास में, मानवीय जीवन में बाधा पैदा कर रही है, ठीक है, बढ़ावा दे सकती है, कुछ दिशाओं में सामाजिक विघटन के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं, कभी कभी, ज्यादातर तो ये पॉजिटिव ही है, लेकिन कभी कभी सामाजिक विकास में बाधक हो सकती है, सामाजिक विघटन के लिए जिम्मेदार हो सकती है। जैसे सामाजिक विघटन कैसा, देखो धर्म परिवर्तन, ठीक है, धर्म एक संस्था है, ठीक है, धर्म का परिवर्तन कराने लोग, भाई संस्था ने आपको बोला, भाई किसी धर्म ने बोल दिया कि भाई दूसरे को अपने धर्मों में लाओ, चलो ठीक है, तब तक तो ठीक है, लेकिन अब किसी को जबरदस्ती ला रहे हैं, डरा धमका के ला रहे हैं, बहुत सारी चीजें, तो विघटन हो गया ना समाज का, भाई वो अपने हिसाब से जी रहे हैं, अपन अपने हिसाब से जी रहे हैं, लेकिन अगर हमारी संस्था, हमारा धर्म हमको ये बोलने लगे कि उसको मार पीट के उसको बना दो, ठीक है, तो फिर तो दिक्कत वाली बात है, तो सामाजिक विघटन है, ये तो संघर्ष पैदा करेगा, समझ में आ रहा है। आप लड़के को और लड़की को अपनी मर्जी से विवाह मत करने दो, क्योंकि हमारा विवाह नाम का संस्कार जो कह रहा है, संस्था कह रही है कि लड़का लड़की एक जाति के नहीं हो सकते, एक गांव के नहीं हो सकते, ये भी तो है फेनोमेना। नॉर्थ में जाओगे, उत्तर भारत में, तो एक गांव में शादी नहीं कर सकते, हरियाणा में जाओगे तो वहां पे तो पता एक गांव पता नहीं कितनी पंचायतों में आप शादी नहीं कर सकते, जहां भाई बंदी वाले संबंध है, ठीक है, और फिर वहां बंटी और बबली ने शादी कर ली, है ना, वो कितने को एक केस आया था, है ना, तो उन्होंने शादी कर ली, दोनों की लाशें मिली फिर कहीं पर, फिर तो सामाजिक विघटन है। भाई हमने विवाह की संस्था बनाई थी कि लोग शादी करें, परिवार और विवाह नामक संस्था इसलिए बनाई, अब वो ये कर रही है कि शादी करने नहीं दे रही है, हमने तो इसलिए बनाई थी कि आसानी हो, लोग आसानी से शादी कर लें, और अब वही बाधक बन रही है कि तुम शादी मत करो, कैसे कर ली हमसे बिना पूछे, ठीक है, तो ऐसी वाली चीजें, ये पूरी संस्था का एक चैप्टर था, है ना, ये संस्था का एक चैप्टर था, 2-3 मिनट लूंगा, संस्था को फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं। हमने बोला संस्था नियमों की एक व्यवस्था है, संस्था नियमों की एक व्यवस्था है, संस्था नियमों की एक व्यवस्था है, और इसका एक क्रमिक विकास हुआ है, स्वतः विकास हुआ है। जब मनुष्य को कोई आवश्यकता हुई तो उसने इस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक तरीका खोजा, इस तरीके को उसने दोहराया तो उसकी आदत बन गई, उस आदत को समूह ने अपनाया तो सामूहिक आदत बन गई, इसी सामूहिक आदत को हम जनरीति कहते हैं, है ना, और जब जनरीति पीढ़ी से पीढ़ी तक गई तो इसको हमने क्या कह दिया, प्रथा कह दिया, सती प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है। प्रथा में जब कल्याण की भावना जुड़ जाए तो रूढ़ी बन गई, और अब जब कल्याण की भावना जुड़ गई तो लोगों ने बोला कि अब इनको क्या करो, इनका रक्षण करो, ऐसा ही होना चाहिए, तो क्या बनाओ, कानून बनाओ, है ना, और उसी को हमने क्या नाम दिया, संस्था नाम दिया। ये था आपका चैप्टर, ठीक है। एक स्टेटमेंट बार बार दोहराया जाता है कि हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं, ये स्टेटमेंट बार बार, है ना, कभी कभी आ जाता है ना, आपको या तो कहीं कंक्लूड करना हो, है ना, खैर हम समिति कल पढ़ेंगे, समिति और जो दो चीज, एक चीज है, समिति को ये संघ बोल रहे हैं भाई, संघ ही समिति है, एसोसिएशन, है ना, ठीक है। और कोई प्रश्न तो नहीं है, खत्म करें इसको, ठीक है, ओके।